वेलकम एवरीवन। तो आज मतलब मैं किसी टॉपिक को डिस्कस करने की बजाय आई एम डिस्कसिंग द मोस्ट डिमांडेड वीडियो कि व्हाट स्ट्रेटजी वर्कड आउट फॉर मी फॉर क्लियरिंग दिस एग्ज़ाम। तो आज मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। देखिए, स्ट्रेटजी जब हम रणनीति की बात करते हैं तो दैट वर्क्स डिफरेंटली फॉर डिफरेंट पर्सन्स। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सबसे पहले आप अपने आप को इवेल्युएट करिए दैट एट विच लेवल ऑफ नॉलेज यू आर। ठीक है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये एकेडमिक्स का एग्ज़ाम नहीं है जिसको आप 15 दिन पढ़ोगे पास हो जाओगे। ठीक है, यहाँ कोई परसेंटेज का रोल नहीं है। इट इज़ बेसिकली परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन सिस्टम लगता है, आई थिंक आप अवेयर होंगे। तो यहाँ पे क्राइटेरिया बेस सिस्टम नहीं है कि आपके 55% मार्क्स आ गए और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे जो सिस्टम है वो है परसेंटाइल बेसिस। जो शिफ्ट्स के बेसिस पे आपका रिज़ल्ट इवेल्युएट किया जाता है कि आपने उस शिफ्ट में जो हाईएस्ट रैंक गया है या हाईएस्ट परसेंटाइल गई है, उसके मुकाबले आपने क्या परफॉर्म करा है। और फिर सभी शिफ्ट्स को नॉर्मलाइज किया जाता है और फिर जो 6% लोग हैं सिलेक्ट होते हैं नेट के लिए, फिर उसका भी 0.06% लोगों का JRF होता है। और आजकल तो वो और भी कम प्रपोर्शन हो गया बिकॉज़ कम से कम लोगों को सिलेक्ट किया जा रहा है। इस बार नेट भी बहुत कम लोगों का क्वालिफ़ाई हुआ है। एग्ज़ाम का लेवल बहुत अप जा चुका है, तो सिर्फ़ थ्योरी पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात, देखिए आपके 2 मोटिव्स हो सकते हैं। एक तो है एग्ज़ाम निकालना। देखिए, आप प्रीवियस ईयर लगाइए, आपका माइंड ऐसे मतलब कई लोग तुक्का भी बहुत अच्छा मार लेते हैं। तो मतलब एक लक भी एक फैक्टर है। तो कहीं न कहीं मतलब उस चीज़ से अगर आपको सिर्फ़ एग्ज़ाम लगाना है तो PYQ ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रैक्टिस कर जाते हैं और कहीं न कहीं घूम फिर के वैसे ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं अगर आपका लक बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप ऐसी शिफ्ट में चले गए। जैसे कि जिस शिफ्ट में 2022 की अगर मैं बात करूँ तो मेरे जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उससे पहले वाली जो शिफ्ट 1 थी, उसमें क्या हुआ, नियरली 70 से 80 जो क्वेश्चन थे वो PYQ देखने को मिले। मतलब एज़ आई कम्युनिकेटेड विद माय फ्रेंड्स, तो वो लोग बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा PYQs आ रखे थे। तो फिर क्या हुआ, उसकी वजह से जो उस शिफ्ट की जो हमारा मेरिट लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई गई क्योंकि PYQ ऑलमोस्ट सभी ने देख रखे होते हैं। तो देखिए, वहाँ पे क्या सिचुएशन हो जाती है जब आप देने जाते हो वो एक अलग मैटर है। लेकिन जब भी आप तैयारी करते हो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से करिए कि आपको कुछ नहीं आता और आप एक बार गो थ्रू करिए पूरे सिलेबस से। देखिए, अगर मैं आपको पेपर 1 की बात करूँ, सबसे पहले तो मैं बता दूँ, इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, पेपर 1, पेपर 2। टोटल आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। कोई बाउंडेशन नहीं, आप पेपर 1 पहले अटेम्प्ट करते हो, पेपर 2 अटेम्प्ट करते हो, कितने मिनट आप पेपर 1 को देते हो, कितने मिनट पेपर 2 को देते हो। देखिए, जो आपका पेपर 1 है, जनरल पेपर होता है, सभी स्ट्रीम के बच्चों को इस एग्ज़ाम को देना होता है। ठीक है, और इसकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है, मिनिमम मार्क्स है, वो आपको अटेन करने होते हैं। ठीक है, क्वालिफ़ाई करने के लिए इसको, और सिलेक्ट होने के लिए फिर वो डिपेंड करता है परसेंटाइल कितनी हाई जाती है एक पर्टिकुलर शिफ्ट के अंदर। तो पेपर 1 है, जनरल पेपर है। इसका बेसिकली एम क्या है, आपको करंट अपडेट करना, चाहे वो पीपल से रिलेटेड डेवलपमेंट है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में सिखाना, रिसर्च एप्टीट्यूड से आपको अवेयर करना, ताकि मतलब इसमें ऐसी यूनिट्स हैं जो सबको आनी चाहिए, जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांट है, मैथ कह देते हैं जिसे हम, डेटा इंटरप्रिटेशन है। तो कुल मिला के इसके अंदर 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो मतलब देखिए, डिपेंड करता है। सबसे पहले आप इसका सारा सिलेबस चेकआउट कीजिए, फिर आप देखिए कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है। देखिए, कुछ लोगों का मैथ अच्छा होता है, तो उनकी जिन यूनिट्स पे पकड़ है ना, पहले उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए ताकि आप वहाँ से मार्क्स सिक्योर कर जाएं। उसके बाद फिर आप दूसरी यूनिट्स को चेकआउट कीजिए। देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ होती है,
आप सारी यूनिट्स को पढ़िए, क्योंकि नॉलेज जो ये आपका एग्ज़ाम है ना, अगर आप इसकी पेपर 1 है चाहे पेपर 2 है, अगर आप इसकी सारी यूनिट्स एक बार गो थ्रू हो जाए ना, दिल लगा के अगर आप पढ़ लो ना, तो आप जो ज्ञान कहते हैं ना, परम ज्ञान की प्राप्ति, एटलीस्ट आपको अपने फील्ड में परम ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। तो सिर्फ एग्ज़ाम निकालोगे तो कल को पीएचडी के लिए इंटरव्यू होगा, जॉब के लिए इंटरव्यू होगा, तो फिर रट्टा मारने वाला बंदा कहीं पे सक्सेसफुल नहीं होता। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि चीज़ों को मतलब ऐसे समझिए, क्योंकि अब आप किस फेज़ पे हो, जब आप पीजी करके इस एग्ज़ाम को दे रहे हो या पीजी के दौरान दे रहे हो, तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यू आर पोस्ट ग्रेजुएट इन दिस फील्ड। तो आप बादशाह होने चाहिए अपने फील्ड के, और वो तब होता है जब आप चीज़ों को समझना शुरू कर देते हो, क्योंकि अब आपका एक ऐसा माइंड सेट हो जाना चाहिए कि मतलब आप उठ जाते हो, रट्टा मारने वाले लेवल से उठ चुके हो आप, ठीक है? तो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि आप करंटली अवेयर रहें। तो देखिए, जो पेपर 1 है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और ये 100 नंबर का होता है, ठीक है? डिपेंड करता है, देखिए कुछ लोग इसको 40 मिनट में भी कर देते हैं, वैसे मतलब 60 मिनट कुल मिला के एक व्यक्ति है बिल्कुल जो मतलब बिल्कुल लेट कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट इस पेपर को दे सकता है। और जो बचे हैं 120 मिनट, मतलब कुल मिला के 3 घंटों के आपके पास 180 मिनट होते हैं, आपकी स्क्रीन पे टाइम चलता रहेगा, ठीक है? और ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, ये भी मैं क्लियर कर दूँ, हैंड रिटन नहीं है, पेपर पे नहीं होगा। तो आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है? आईसीटी में आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ोगे, टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ोगे, लेकिन आपको प्रैक्टिकली कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अगर आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, सो सॉरी, आप इस एग्ज़ाम को दे नहीं पाएंगे, ठीक है? तो बेसिक कंप्यूटर आपको चलाना आना चाहिए कि मतलब कुछ वहाँ पे हैपन हो जाए, कुछ मतलब आप अलग फ़ोल्डर ओपन कर दो, हैंग हो जाए या कुछ भी, तो आपको उसको सेटल डाउन करना आना चाहिए। वैसे फैकल्टी वहाँ पे होती है, बट स्टिल ऑन योर पार्ट यू मस्ट बी रेडी फॉर सच सर्कमस्टांसेस, ठीक है? तो ये चीज़ें। दूसरी बात, पेपर 1 हुआ, पेपर 2 होता है जो, वो होता है आपकी खुद की स्ट्रीम का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो ऑन एन अप्रोक्स आपको 200 नंबर हो गए पेपर 2 से, तो पेपर 2 प्लस पेपर 1 300 नंबर का पेपर होता है, और आपके पास होते हैं 180 मिनट पेपर होता है कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है? अब चलते हैं आगे। देखिए, पेपर 1 हो या 2 हो, एक बार आप सारी यूनिट्स को पढ़िए, जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो ना, एक बार पढ़िए, क्योंकि कई बार मतलब देखो 100% सिलेबस कवर करना किसी के बस की बात नहीं होती, अगर आप पीजी करके इसकी तैयारी करनी शुरू करते हो। लेकिन अगर आप पहले ही देख लो सिलेबस कि क्या कुछ रिक्वायर्ड है मेरे को पढ़ाई में, तो फिर आप शुरू से ही मतलब एक अच्छा बेस बनाते चलते हो, तो दिक्कत नहीं आती इतनी, ठीक है? इसके लिए मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं प्रिपेयर ही नहीं करते, सीधा एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि उनका वो शुरू से माइंडसेट ऐसा होता है। तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप चीज़ों को कैसे ले रहे थे अपनी एकेडमिक लाइफ में, ठीक है? अगर सिर्फ 15 दिन पहले पढ़ के कॉलेज लाइफ में पास आउट हो रहे थे, तो सॉरी, इतनी आसानी से पेपर नहीं होगा। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बिल्कुल शुरू से लगना पड़ेगा फिर, ठीक है? तो चलिए, मैं पेपर 1 की बात कर रही थी, तो पेपर 1 की यूनिट्स आप सुन लीजिए। टीचिंग एप्टीट्यूड है, कम्युनिकेशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांट है, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो ये यूनिट्स हैं। तो देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में बेसिकली आप अप्रोचेस पढ़ते हो टीचिंग की, ठीक है? टीचिंग मतलब कैसे एक सक्सेसफुल टीचर क्या क्या मेथड्स यूज़ कर सकता है पढ़ाई के लिए, वो ब्लैक बोर्ड मेथड या ओल्ड मेथड यूज़ करेगा, या फिर वो न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा, और मतलब इसमें पैडागोजी, हेटागोजी, ये सारी अप्रोचेज़ आप पढ़ते हो कि आप बच्चों के साथ कैसे डील करोगे, अडल्ट्स के साथ कैसे डील करोगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब आप एक अच्छे लेवल पे पढ़ते हो, और इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब वो आपको सिचुएशंस देता है और उसमें फिर असर्शंस दिए होते हैं, फिर आपको फाइंड आउट करना होता है कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं। तो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको पेपर 1 के अंदर।
पेपर 2 में भी ज़्यादा मिलेंगे, बट मैं अभी पेपर 1 की बात कर रही हूँ। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन टेक्निक्स है, या फिर क्या क्या कम्युनिकेशन बैरियर्स हो सकते हैं, फैलेसीज़ की बात करता है, तो वो चीज़ें मतलब आप इसके अंदर पढ़ोगे। तो एक बार आप सिलेबस को गो थ्रू कीजिएगा। बेसिकली आई एम डिस्कसिंग हेयर स्ट्रेटजी कि कैसे आप प्रिपेयर करो। तो एक बार आप सारी चीज़ों को सिलेबस चेकआउट करो, सबको पढ़ो, फिर उसके बाद आप ये देखो कि मेरा एरिया स्ट्रोंगर कौन सा है, उस पे ज़्यादा काम करो, और जो अपनी कमियां हैं उसे रिड्यूस करने की आप कोशिश कीजिए। तो देखिए, जो आपका पेपर 2 है, क्योंकि हमारा चैनल है कॉमर्स अड्डा और आई माई सेल्फ इज़ फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, तो मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर पाऊँगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्ट्रीम्स। पेपर 1 इज़ जनरल फॉर एवरीवन, सो आई कैन टेल यू कि पेपर 1 कैसे तैयार कीजिए। लेकिन माई एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन और माई स्ट्रीम इज़ कॉमर्स, सो आई बी एबल टू गाइड यू मोर टूवर्ड्स कॉमर्स। ओके, सो कॉमर्स की जो पेपर है, इसमें 10 यूनिट्स होती हैं। जो पहली यूनिट है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस, दूसरी यूनिट का नाम है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, थर्ड इज़ बिजनेस इकोनॉमिक्स, फोर्थ इज़ बिजनेस फाइनेंस, फिफ्थ यूनिट इज़ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड्स, सिक्स्थ यूनिट इज़ बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM, सेवन्थ यूनिट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एट्थ यूनिट इज़ मार्केटिंग मैनेजमेंट, नाइन्थ इज़ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, इसमें बेसिकली आप सारे एक्ट्स पढ़ते हो, और टेंथ इज़ इनकम टैक्स एंड कॉरपोरेट टैक्स प्लानिंग। तो देखिए, कॉमर्स के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा एज ये मिलता है कि एक तो उसका मैथ थोड़ा अच्छा मिलता है, जिसके पास मैथ रहा है। दूसरी बात, जो ये बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के जो मेथड्स है ना, रिसर्च मेथड्स, ये रिसर्च जो एप्टीट्यूड आपकी पहली पेपर में यूनिट है ना, रिसर्च एप्टीट्यूड, तो वहाँ पे आपको फ़ायदा मिल जाता है, क्योंकि इस यूनिट के अंदर वो सब कवर हो जाता है पहले ही। ठीक है, तो इसीलिए मतलब चीज़ों को आप पहले देखिए कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है, किस पे मुझे सिर्फ एक बार काम करना है, ड्यूअल मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए बाय चांस आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आप इस यूनिट को करते नहीं हो, ठीक है, फिर आपको वहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड में मेहनत करनी पड़ रही है, या आपने वो यूनिट वहाँ से छोड़ दी और यहाँ पे बिजनेस स्टैट में मेहनत करी जा रही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा ना, ये दोनों कॉमन है, तो मैं इस तरीके से पढ़ लूँ कि वो भी कवर हो जाए और कॉमर्स में भी कवर हो जाए। तो आपको देखना पड़ेगा चीज़ों को कैसे काम कर रही है। दूसरी बात, देखिए स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तो मैं इन जनरल आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी हर बच्चे के लिए, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से है। तो देखिए, सबसे पहले तो कम से कम एटलीस्ट वंस ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी यूनिट, सो दैट आपको नॉलेज तो हो कि पीपल या इन्वायरमेंटल एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, क्या क्या बॉडीज़ हैं काम कर रही है, कितनी हेरिटेज साइट्स हैं हमारे इंडिया में, क्या क्या मतलब कौन सी स्पीसीज़ है एक्सटिंक्ट हो रही हैं, और ग्लोबल लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब सिनेरियो चल रहा है, तो हर चीज़ के बारे में एक बार आप अवेयर हो जाते हो। ठीक है, मतलब माय फोकस, अगर आपका फोकस ये है ना नॉलेज गेन करनी है, तो आप हर एक यूनिट को एटलीस्ट वन स्टडी कीजिए, ताकि कल को अगर आप उसको पढ़ भी नहीं पाते हो रिवीजन के टाइम पे, पेपर में आपके माइंड में चीज़ें स्ट्राइक कर जाए और आप आंसर ठीक करके आ सकते हो, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर आपसे नॉलेज डिमांड कर रहा है, रट्टाफिकेशन डिमांड नहीं कर रहा। चीज़ों को एसोसिएट करके आप आसानी से सही आंसर लगा सकते हो, बट उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस प्लस नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, आप अपने जो भी स्ट्रोंगर एरिया है, एक पर्सन का मैथमेटिकल एरिया अच्छा है, या कोई भी यूनिट जो आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर आती है, उस पे ज़्यादा ज़ोर दीजिएगा। ठीक है, उसके लिए मतलब अगर आप 70 या 60% सिलेबस करके भी जाते हो, 100% कवर नहीं कर रहे, और उस पर आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, और औरों को आपने पढ़ रखा है, इन जनरल आपको नॉलेज है, तो आराम से पेपर हो जाता है। सिर्फ मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो आपका। ठीक है, तीसरी है PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिए, जहाँ से भी मिले। आई एम नॉट सेइंग आई विल गिव यू, ठीक है, प्रीवियस ईयर पिछले कितने सालों के पेपर आप उठाइए, कोई बुकलेट खरीदिए, मतलब इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ऑनलाइन अटेम्प्ट कीजिए, कोई ऐप का सब्सक्रिप्शन लीजिए। देखिए, आपका मेन मकसद है पेपर क्लियर करना, आप
किसी भी सोर्स से करिए, फ्री में करिए। फ्री में भी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पे वो क्वेश्चंस अपलोड करके रखते हैं, तो उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। जितने क्वेश्चन आप निकाल सकते हो आप निकालिए, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप एक अच्छे लेवल पे हो जाते हो तैयारी के, आप सब कुछ पढ़ चुके हो, आप PYQs देख चुके हो, आपको पता है एग्ज़ाम डिमांड क्या कर रहा है, फिर आप मॉक खरीद सकते हो किसी का भी। आई विल नॉट टेक द नेम्स, बट आप मॉक खरीद सकते हो। फिर वहाँ पे आप चेक करोगे, और क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है तो इट्स बेटर कि अगर आप कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिस कर पाओ। अदरवाइज़ एंड्रॉयड में भी कर लीजिए, तो उसमें आपको दिख जाता है वो चार्ट में कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कितना ओवर टाइम ले रहे हो, किस क्वेश्चन में, किस क्वेश्चन कौन सा आपका एरिया है स्ट्रोंगर है। बिकॉज वो लास्ट में आपको इवेल्युएशन शीट निकाल के देता है जिसमें प्रोग्रेस दिखता है कि ये एरिया आपके स्ट्रोंगर्स है और यहाँ पे स्टिल यू नीड टू डू हार्ड वर्क, ठीक है। तो वो चीज़ें करिए आप, ठीक है। तो स्ट्रेटजी तरीके से पढ़ने से ही ये पेपर क्लियर होगा, ऐसे ही पेपर क्लियर नहीं होगा अगर आप अंधाधुंध लगे हो पढ़ने पढ़ने और फिर बाद में PYQs नहीं करके जा रहे, ऐसे ही एग्ज़ाम देने चले गए, तो दैट विल नॉट वर्क आउट। आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, क्योंकि वहाँ पे जो स्ट्रेटजी सेट कर रखी होती है, एक तो पेपर पूरा विजिबल नहीं होता, फिर ऑप्शंस में भी स्क्रॉलिंग की ज़रूरत है। तो वो तभी पॉसिबल होगा ना जब आपने प्रैक्टिस कर रखी है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख रखे हैं, आप चीज़ों को जोड़ पा रहे हो। तो पूरा क्वेश्चन कई बार पढ़ने से पहले ही आंसर बंदे को पता लग जाता है, तो वो प्रैक्टिस से आएगा। उसके बाद जो भी आपके वीक पॉइंट्स हैं उन पे काम कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने पे फोकस कीजिए। करंटली अवेयर रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ें तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एक तो आपको मतलब अवेयर रहते हो कि क्या क्या हैपनिंग, मान लीजिए कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैपनिंग हुई तो अपने नोट्स में ICT वाले नोट्स में एंटर कर लीजिए कि ये नए कंप्यूटर लॉन्च हुए हैं, या ये नई नई डेवलपमेंट्स हैं, नई नई जो इनिशिएटिव्स है सरकार ले रही है, जैसे उमंग ऐप है या कुछ भी। तो आप विज़िट करते रहिए, EPG पाठशाला है या जो भी इंसेंटिव सरकार ले रही है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज़ ऑफ एडुकेशन, तो वो आप पढ़ते रहिए और उसी यूनिट के साथ साथ उसको नोट डाउन कर दे। मान लीजिए इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ हैपनिंग हुई, आपने इन्वायरमेंट वाली यूनिट में नोट डाउन कर लिया। कॉमर्स की कुछ हैपनिंग हुई, मान लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ हैपनिंग हुई, वहाँ नोट कर लिया। RBI ने नए रेपो रेट निकाले, वहाँ नोट डाउन कर लिया। तो नोट्स के साथ साथ, और हमेशा ना नोट्स बनाते हो जब भी, वो A4 शीट पे बनाया करो, क्योंकि रजिस्टर में आपको नए पॉइंट्स ऐड ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बार नोट्स बन गए वो भर जाता है, तो उसके लिए फिर आप टिकेट्स ऐड करते हो, वो भी एक बेटर तरीका है। बट बेटर कि आप A4 साइज शीट पे नोट्स बनाओ, क्योंकि उसमें तो फिर प्लेन पेपर ही ऐड ऑन करना होता है आपको, स्टेपल। तो वो ज़्यादा बेटर लगता है एज ऑफ माइन चॉइस। वैसे आपकी मर्ज़ी है आप कैसे नोट्स बनाते हो, और ट्राई टू यूज़ कलरफुल पेन्स। आप चीज़ों को हाईलाइट करिए ना, और बायलिंगुअल रहिए। एक लैंग्वेज में कभी भी नोट्स मत प्रिपेयर कीजिए। नोट्स को ऐसे प्रिपेयर कीजिए चार्ट की फॉर्म में, ताकि एट अ ग्लेंस आपको उसका एक माइंड में स्ट्राइक कर जाए कि ये है क्या। मतलब ऐसे नहीं है कि थ्योरी लिखे जा रहे हो, पेज भरे जा रहे हो, ऐसे नहीं, चार्ट फॉर्म में, और सिर्फ उसका क्रक्स क्रक्स मीनिंग मीनिंग लिखिए, ठीक है। अपने खुद के नोट्स बनाइए। अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी, देखिए। पहले तो आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट देखिए कि आपके कौन कौन से, मतलब मान लीजिए कुछ बच्चे होते हैं जो अकाउंट्स वगैरह में अच्छे नहीं होते, बट उनकी थ्योरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो उनको कोशिश करना चाहिए वो यूनिट ढूंढे जो थ्योरी की डिमांड करती है, और उसमें भी फिर उनके कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे रहे हैं इन द पास्ट, वो चेकआउट कीजिए आप एक बार अपने लेवल पे। फिर कम से कम कोशिश कीजिए, हर एक यूनिट 10 यूनिट है ना, तो कम से कम पढ़ के जाइए। देखिए कहने की बात है 10 यूनिट, ये पूरी कॉमर्स को जो पिछले 7 साल से आप पढ़ के आए हो, मतलब हेडिंग का नाम होता है उसके अंदर, फिर वो सब कुछ कवर कर लेता है। मान लीजिए अब इनकम टैक्स है, उसके अंदर GST, ऑडिटिंग, सब कुछ कवर्ड है। कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, लीगल एस्पेक्ट्स में आ जाते हैं। तो मतलब वो सिर्फ ऊपर नाम लिखे गए हैं, उसके अंदर जो कुछ भी आज तक आप पढ़ते आ रहे हो ना, सब कुछ कवर होएगा। तो ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि सिर्फ 10 यूनिट है, उसके अंदर पूरी कॉमर्स
लगा लो 40 के 40 सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हैं आज तक, सब कुछ कवर होने वाला है। चलिए, फिर उसके बाद अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, सबसे बेटर। और ऑफिशियल साइट्स को, वेबसाइट्स को विज़िट करते रहिए टाइम टू टाइम, क्योंकि न्यू न्यू हैपनिंग्स होती रहती हैं, नए नए इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। आरबीआई है, सेबी है, चाहे वो यूजीसी है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, और जितने भी रीजनल इंटीग्रेशन है जैसे एशियान है, सार्क है, अंकटाड है, उनको डेली बेसिस पे विज़िट करते रहिए कि कौन कौन सी कंट्री आ रही हैं, कौन सी छोड़ के जा रही है, कितने परसेंट लोन है, किस किस कंट्री को अप्रूव हो रहे हैं, और जो भी वो लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो पढ़ते रहिए टाइम टू टाइम। उसके अलावा जब भी आप एग्ज़ाम देने से पहले आप अपने करंट टैक्स रेट्स हैं या करंट एक्ट्स में कुछ चेंजेस हैं, वो पढ़ के जाइए। जैसे आरटीआई एक्ट है, ठीक है, उसमें जो ये एम्प्लॉयज़ थे, इनकी सैलरी है पहले हुआ करती थी इलेक्शन कमिश्नर के बराबर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जितने भी ये हमारे पब्लिक ऑफिसर्स हुआ करते थे ना, जिनको कंप्लेंट करते हैं हम, तो पीओ कह देते हैं या एपीओ कह देते हैं, तो फिर उनकी सैलरी पहले इलेक्शन कमिश्नर्स के बराबर हुआ करती थी, लेकिन अब वो 2.5 लाख 2,25,000 ऐसे कर दी गई है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप करंटली अवेयर रहोगे। देखिए, बुक्स से पढ़ना, देखिए वैसे तो आपकी अपनी चॉइस है, बट मैं तो यही रिकमेंड करूँगी, हमेशा जब भी पढ़ते हो, किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, आप ऑफिशियली उसको डाउनलोड कर लीजिए। गूगल एक बेटर चॉइस है हमारे पास, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको करंट एक्ट है या करंट चीज़ें आपके सामने आ जाती है। ठीक है, अगर आप बुक पढ़ते हो, देखिए बुक होती है 7-8 साल में उसका नया एडिशन आता है, नया वर्जन आता है, तब तक बहुत कुछ चेंज हो चुका होता है। और आपको पता है इतनी डायनामिक इकोनॉमी है, हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो ट्राई टू रीड एज मच एज करंट पॉसिबल। ठीक है, तो हमेशा, मतलब देखिए मेरा तो नेचर ऐसा रहा है कि मैं, मतलब अब ऐसी हो चुकी हूँ कि मेरे को बुक्स पढ़ना पसंद ही नहीं है, या मेरे से पढ़ा ही नहीं जाता बुक्स में से। तो आप कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गूगल से पढ़िए, क्योंकि करंट नॉलेज ही रिक्वायर्ड है एग्ज़ाम्स में भी, और वैसे भी अगर आप 10 साल पहले का डेटा पढ़ते रहोगे उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। करंट पढ़िए, हमेशा गूगल से पढ़ने की कोशिश कीजिए हर चीज़ को, और कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी प्रिपरेशन के दौरान साल भर लग जाता है मान लीजिए किसी बच्चे को, तो उसमें जो जो चेंजेस आते रहते हैं तो आप अपने नोट्स में मेंशन करते रहो ना। कल को आप टीचर लगोगे तो भी आप थोड़े बहुत ही अपडेट तो सबको करनी पड़ती है ना, तो वो तो हो जाएंगी सी चीज़ें, लेकिन आप पढ़िए तो करंट कम से कम। अगर आप बुक से पढ़ने बैठोगे, कोपरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, आरटीआई है, तो वो बहुत ज़्यादा बदलाव में आ चुके हैं आज के टाइम पे। तो करंट पढ़िए, कोशिश कीजिए करंट पढ़िए। उसके अलावा देखिए, एक न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक्स टाइम है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, बिजनेस टाइम्स है। ठीक है, कोशिश करिए, मतलब मैं बाउंडेशन नहीं लगा रही, बट कोशिश करिए आप पढ़िए, क्योंकि देखिए उस चीज़ का दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपकी करंट नॉलेज अपडेटेड रहती है, दूसरा ये फ़ायदा होता है जब आपकी रीडिंग की हैबिट होती है, एक आपकी इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी ही, आपको डिक्शनरी में, मतलब आपके वर्ड्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता होंगे, इंग्लिश के नए नए वर्ड्स पता लगेंगे। इसके अलावा आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी, जो कि आपको हेल्प करेगी कॉम्प्रिहेंशन में, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन कॉमर्स में भी 2 आते हैं और पेपर 1 में भी 2 आते हैं। तो जब आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी ना, तो आपका जो माइंड सेट है ना, वो ऐसे वर्कआउट करता है कॉम्प्रिहेंशन में, फिर आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। प्लस आपके करंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेटेड होंगे, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, और पीवाईक्यूज़ तो देखिए मंत्रा है ऑफ सक्सेस, तो ये तो आपको करना ही है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2। नाउ आई एम डिस्कसिंग स्ट्रेटजी ऑफ माइंड कि व्हाट वर्कड आउट फॉर मी। देखिए, एट वेरी इनिशियल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, देखिए आई वॉज नॉट अवेयर, और आई हैव नॉट डिसाइडेड टू गिव दिस एग्ज़ाम ever once, at least till the BCom. Okay, so I was not, from the very first day of my joining of commerce, that I had decided to give this exam.
it was not so when I entered into the campus, and I saw preparing means my classmates, they used to prepare for this exam. So when I discussed with them that what this exam is, what it demands, so from there I decided to give this exam first of all. And then what I did is, I first of all I saw the syllabus of post graduation of mine, of both the years. Okay, it was semester system, so I saw the syllabus of whole 4 semesters, and then I saw the syllabus of commerce of UGC NET. So I compared that what my academics is demanding from me and what this exam is demanding. So I tried to find out similarities in between them. Like I saw international business, there is a one unit in international business and business environment in the exam. So I saw, okay, when I'll take my specialization, I'll see international business, I'll try to take that subject. Okay, so in that way, I saw a business research method is there in the exam. So I saw there is a subject called application of statistics in business. So in that methods were there. So I find it out and ticked that I'll take this subject. So in that way I tried to find out similarities, ताकि 70-80% सिलेबस तो मेरा ऐसे ही कवर हो जाए. और मैंने डिसाइड कर लिया कि जब मैं अपना एकेडमिक्स कवर करूँगी तो मैं उसको इस तरीके से पढ़ूँगी ताकि मुझे नेट के लिए दोबारा प्रिपेयर ना करना पड़े उन यूनिट्स को. करंटली मैं ऐड होती रही, इसका मुझे क्या फ़ायदा हुआ? एक तो जो मेरे एकेडमिक्स में जब भी मैं मतलब हाइलाइट्स करती थी या एग्जांपल्स देती थी, मैं करंट एग्जांपल दे के आती थी, तो उस चीज़ का एक अलग ही इन्फ्लुएंस पड़ता है. तो इससे मेरा एकेडमिक रैंक और एकेडमिक स्कोर भी अच्छा बना. उसके साथ साथ मेरे नोट्स है, साइड बाय साइड मैं यूजीसी के लिए प्रिपेयर करती गई खुद को. और जो यूनिट्स रह गई, अब क्योंकि माय एरिया वाज फाइनेंस, तो ऑलमोस्ट उसमें सब मैंने कवर अप कर दिया था. तो कुछ 2-3 यूनिट हैं जो रह जाती है, जैसे ऑडिटिंग है या जीएसटी है. सो वो मैंने बीकॉम में पढ़ रखी थी. बट फिर भी क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए तैयार करना था, तो मैं साइड बाय साइड उनके नोट्स बनाती गई, करंट एडिशंस करती गई. तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम कर रही है. ठीक है, आप कैसे पढ़ते हो? देखिए, मैंने इनिशियल फेजेस पे ही कंपेयर कर लिया था कि मेरे एमकॉम मेरे से क्या डिमांड कर रही है और ये पेपर मेरे से क्या डिमांड कर रहा है, और दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं. तो जितनी सिमिलैरिटीज़ थी वो मैंने साइड कर दी कि इसको मैं इतने अच्छे से करूँगी अपनी एमकॉम को कि मुझे ये सब्जेक्ट्स दोबारा ना उठाने पड़ जाएं. ठीक है, और जो पार्ट रह जाता है वो मैंने बीकॉम में तो पढ़ ही रखा था, प्लस मैंने अब करंटली उसको अपडेट कर लिया. तो इस तरीके से ये हो गया थ्योरेटिकल पार्ट कवर. प्लस मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह कॉन्टिन्यूस बेसिस पे पढ़ती रही. पीवाईक्यू मैंने ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करे. जो एनटीए की एक गवर्नमेंट ऐप है फ्री में मॉक्स देने के लिए, तो वहाँ पे मैंने नियरली 52,000 क्वेश्चंस के अराउंड लगाए और उनको इवेल्युएट करती रही हर पार्ट को. वहाँ से नोट्स बनाती रही, साथ के साथ अपने नोट्स को अपडेट करती रही. तो इस तरीके से ये स्ट्रेटजी मेरे लिए काम करी है. और देखिए, जब भी आप प्रिपेयर करते हो, सबसे पहले आप फाइंड आउट कीजिए पीस. ठीक है, ट्राई टू सिट इन लाइब्रेरी इफ़ पॉसिबल. ठीक है, और अच्छी से अच्छी बुक्स पढ़िए. ठीक है, और नई नई एडिशंस पढ़िए, पुराने एडिशंस मत पढ़िए. और फॉरेनर्स की या अच्छी बुक्स को पढ़ने की कोशिश करिए. देखिए, लोकल बुक्स पढ़ते हो जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रखे होते हैं, फीचर नोट्स, ये सब काम नहीं आएंगी, आपकी नॉलेज काम आएगी. तो गूगल से पढ़िए, नोट्स बनाइए, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे ऑथर्स की बुक पढ़िए, फॉरेनर्स की बुक पढ़िए. तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि देखो, आई वॉज इन द कैंपस, तो वहाँ पे टीचर मतलब गाइडेंस अच्छी थी और वहाँ पे अच्छी बुक्स से पढ़ाया जाता है. देखिए, दैट ओनली डिफरेंशिएट्स यू फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ लोकल कॉलेजेस. तो वो एक चीज़ है, मतलब आप अपने लेवल पे कितनी मेहनत कर रहे हो. ठीक है, तो उस चीज़ पे काम कीजिए, आप अपनी कमियों पे काम कीजिए और लाइब्रेरी में पॉसिबली बैठने की कोशिश करिए, क्योंकि वहाँ पे एक माहौल होता है पढ़ाई का और दूसरों को देख के आप एनकरेज होते हो.
ठीक है। सो दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको इस स्ट्रेटजी से कुछ गाइडेंस मिलेगी और आपकी प्रिपरेशन है और बढ़िया और आसान हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच गाइस। डू लाइक द सेशन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।